बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 यानी बायो एनर्जेटिक्स के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। बॉटनी का ये चैप्टर है और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर बॉटनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर पर्सपेक्टिव्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एमसीक्यूज़ इसमें से पूछे जाते हैं और इवन लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। अच्छा जी। इसके अंदर आप देखो पहला एमसीक्यूज़ क्या कहता है कि भाई क्लोरोफिल ए इज़ ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू क्लोरोफिल बी बट स्लाइट स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन देम इज इनफ टू गिव। अब देखो थोड़ा सा इसमें केमिकल डिफरेंस होता है और याद रखना ऑलमोस्ट सिमिलर है इनका केमिकल फार्मूला भी, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बस ये है कि याद रखना क्लोरोफिल ए में जो फंक्शनल ग्रुप होता है क्रोमोफोर ग्रुप होता है वो CH3 होता है, जबकि क्लोरोफिल बी में CHO यानी एल्डिहाइड होता है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, सिमिलर एनर्जी ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, डिफरेंट अब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रम, डिफरेंट प्रोडक्ट ड्यूरिंग केल्विन साइकिल। अब देखो सिंपल है, आप देखो इसमें पूछा क्या गया है, बट स्लाइट स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन देम इज इनफ टू गिव डिफरेंट अब्जॉर्प्टिव पैटर्न। बेटा क्लोरोफिल बी और ए की एब्जॉर्प्शन अलग अलग होती है, अलग अलग एब्जॉर्प्शन होने की वजह से इन दोनों का कलर भी स्लाइटली डिफरेंट होता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, डिफरेंट एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रा। सही है ना भाई। अच्छा जी, अब उसके बाद आपके पास क्या है, क्योंकि भाई देखो डिफरेंट प्रोडक्ट आफ्टर केल्विन साइकिल से इन पिगमेंट्स का तो कोई ताल्लुक नहीं है, तो सी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता तो डी भी नहीं हो सकता। सही है। अब सिमिलर एनर्जी ड्यूरिंग द राइट रिएक्शन, अब वो एनर्जी का ताल्लुक जो है ना कि भाई आफ्टर अब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पे तो अब्जॉर्प्शन की बात की गई है। अच्छा, क्लोरोफिल is organized along with other molecules into photosystem which has light gathering antenna complex। सही है, फोटोसिस्टम में एंटीना कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर दो चीजें होती हैं, तो जो लाइट को गैदर करने वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है वो एंटीना कॉम्प्लेक्स होता है। अच्छा, सेलेक्ट दी करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, अब इसमें जो जितनी ये सारी स्टेटमेंट दी गई है ना, ये पुरानी बुक से निकाल के दी गई हैं। सही है, नई किताब में इसके बारे में नहीं लिखा हुआ। दो नए वर्ड्स यहाँ पे इंक्लूडेड है, एक है एप्रिस्ट पार्ट ऑफ थाइलाकॉइड और एक है नॉन एप्रेस पार्ट। अब मैं ज़रा आपको ये बता दूं बेटा, जैसे मिसाल के तौर पे ये क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट की डबल मेम्ब्रेन और इसके अंदर ऐसे मेम्ब्रेन बाउंडेड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। सही है ना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अच्छा, इनमें से एक कॉम्प्लेक्स को निकालो, आप उसको कहते हो थाइलाकॉइड। अब मिसाल के तौर पे ये थाइलाकॉइड है, ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन होती है जिसको आप थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन कहते हो, और इसके अंदर इसका ल्यूमेन होता है, खाली जगह होती है। थाइलाकॉइड हमेशा बंच में होता है, ऐसे बंच में होता है, और इस बंच को हम नाम देते हैं ग्रैनम का। सही ना, यहाँ लिख देता हूँ ग्रैनम का। अच्छा, और एक क्लोरोप्लास्ट में 50 से 60 ग्रैनम होते हैं। अब जरा इस चीज पे गौर करना, देखो भाई यहाँ पे ज़रा आप देखो, ये वाला जो रीजन है थाइलाकॉइड का, जो इसमें क्योंकि बंच बनाया हुआ है ना, ये वाला रीजन है, इसकी मेम्ब्रेन ये दोनों मेम्ब्रेन आपस में मिली हुई है, ये रीजन कहलाता है एप्रेस्ड रीजन, दबा हुआ है ये। सही है ना, ये एप्रेस्ड रीजन कहलाता है। और ये वाला जो ऊपर वाला है, इससे ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, और ये जो साइड वाले रीजन्स हैं यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन में कोई दूसरी साइड से कोई मेम्ब्रेन नहीं है, दबा हुआ नहीं है ये नॉन एप्रेस्ड कहलाता है। ठीक हो गया, यानी जैसे ये एक मेम्ब्रेन आ गई, नीचे एक दूसरी, तो ये जो दो अलग अलग मेम्ब्रेन एक दूसरे के साथ जुड़ रही हैं, दिस इज एप्रेस्ड रीजन। और ये जो ग्रेनम का ये वाला हिस्सा है, ये जहाँ पे दो मेम्ब्रेन नहीं जुड़ रही, ये वाला, ये नॉन एप्रेस्ड कहलाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है। अच्छा, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको बता देता हूँ इसी के साथ ही, कि भाई ऑप्शन ए कह रहा है फोटोसिस्टम 1 एंड ATP सिंथेटेस कॉम्प्लेक्सेस आर लोकेटेड इन एप्रेस पार्ट ऑफ थाइलाकॉइड। याद रखना फोटोसिस्टम 1 जो होता है ये नॉन एप्रेस्ड पार्ट में होता है। अब खैर मैं इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में नहीं जा रहा, सही है, वो आपको जब चैप्टर उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, बल्कि इवन मैंने किया हुआ भी है, उसमें आप देखोगे। और फोटोसिस्टम 2 जो होता है
PS2 जो होता है, PS2 वो एप्रेस रीजन में होता है, सही है ना। तो यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 की बात हो रही है और फोटो सिस्टम 1 में बता रहा है फोटो सिस्टम 1 तो नॉन एप्रेस में होता है। तो फोटो सिस्टम 1 और एटीपी सिंथेटिस को इस ऑप्शन में कहा गया कि एप्रेस रीजन का पार्ट है, ये ऑप्शन गलत है। फोटो सिस्टम 1 एंड NADP reductase आर लोकेटेड इन एप्रेस। वंस अगेन NADP reductase भी नॉन एप्रेस का पार्ट है और ये भी नॉन एप्रेस का पार्ट है, ये भी गलत है। एप्रेस पार्ट कंटेन NADP reductase एंड ATP सिंथेटिस। NADP reductase नॉन एप्रेस का पार्ट है भाई, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो नॉन एप्रेस पार्ट नॉन स्टैक हैविंग PS1, ये वाला ऑप्शन जो है वो सही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक हो गया भाई। अच्छा आगे बढ़ते हैं। द लीनियर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वाटर टू NADP, वाटर से इलेक्ट्रॉन का NADP तक जाना कपल टू ATP सिंथेसिस इज कॉल्ड। यानी अब ये वाटर से इलेक्ट्रॉन लीनियरली फ्लो करता हुआ जा रहा है। अब आपको पता है वाटर से इलेक्ट्रॉन निकलता है, फोटो सिस्टम 2 के पास जाता है, फिर यहाँ से प्राइमरी एक्सेप्टर, फिर साइटोक्रोम, फिर वंस अगेन फोटो सिस्टम 1, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला और फिर उसके बाद इसके प्राइमरी एक्सेप्टर, फिर उसके बाद NADP रिडक्टेज के पास जाता है। तो ये जो लीनियर फ्लो है ना, यहाँ पे कोई रिटर्न नहीं होता, तो ये नॉन साइक्लिक फ्लो कहलाता है। तो ये नॉन साइक्लिक फॉर, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो में जो ATPs रिलीज होते, एनर्जीज रिलीज होते हैं, उससे ATPs बनता है और ATPs का बनना फॉस्फोराइलेशन कहलाता है। और ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो नॉन साइक्लिक है, तो ये कहलाएगा नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। सही है। अच्छा भाई, क्या कह रहे थे, इंटरमीडिएट कार्बन फिक्सिंग कंपाउंड इन द मेंबर ऑफ ग्रास फैमिली टू पास कार्बन डाइऑक्साइड टू केल्विन साइकिल। तो भाई इसके अंदर आपके पास क्या होता है, इस यहाँ पे इंटरमीडिएट कार्बन फिक्सिंग कंपाउंड जो है यहाँ पे जो बनता है। अब देखो सिट्रिक एसिड तो रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट है, पायरुविक एसिड भी नहीं है, तो यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड बनता है, सही है। अच्छा, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ आइसोसिट्रेट फॉर्म, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन क्रैब साइकिल की बात हो रही है भाई। क्रैब साइकिल में आपके पास आइसोसिट्रेट से जब उसमें डीकार्बोक्सिलेशन होती है, आइसोसिट्रेट के बाद 6 कार्बन है, वो जब डीकार्बोक्सिलेट हो जाता है यानी एक कार्बन रिमूव हो जाता है, तो 5 कार्बन वाला कंपाउंड बनता है और वो होता है अल्फा कीटो ग्लूटेरेट। सही है ना। अच्छा, हाउ मेनी ATP molecules are formed during substrate level phosphorylation in Krebs cycle when one molecule glucose is consumed? अब देखो भाई, याद रखना ग्लूकोज एक ग्लूकोज से आपके पास 2 पायरुवेट बनते हैं, सही है। एक पायरुवेट में एक क्रैब साइकिल एक बार होता है, तो 2 पायरुवेट में क्रैब साइकिल कितने बार होंगे, 2 बार होंगे। और एक क्रैब साइकिल में जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होती है, सबस्ट्रेट लेवल देखो मेन आपके पास जितने भी प्रोसेस होते हैं, चाहे वो ग्लाइकोलाइसिस हो, क्रैब साइकिल हो, सबका मिला के जो फॉस्फोराइलेशन होती है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होती है। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान, इस साइकिल के दौरान जो भी ATPs बनते हैं उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और क्रैब साइकिल में एक ATP बनता है, तो एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बने और 2 पायरुवेट में क्रैब साइकिल कितने बार होगी, 2 बार होगी, तो इसका सही ऑप्शन है 2। सही है भाई। अच्छा आगे भाई क्या कह रहा है यहाँ पे, एंजाइम्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग कार्बोऑक्साइलेशन। कार्बोऑक्साइलेशन के वक्त कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, कार्बो यानी एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब किसकी कार्बोऑक्साइलेशन की बात हो रही है, यहाँ पे ऑप्शंस देख के लग रहा है ऑब्वियसली ये केल्विन की साइकिल की बात हो रही है। केल्विन साइकिल में जो कार्बोऑक्साइलेशन करवा रहा होता है वो रुबिस्को होता है, रुबिस्को ऑक्सीजनेस, तो ऑक्सीजन ऐड करवाता है, तो रुबिस्को कार्बोऑक्साइलेस इज दैट एंजाइम। Oxygen consumed during cellular respiration is involved directly in which process or event? ऑक्सीजन जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन में जो कंज्यूम होता है वो डायरेक्टली किस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, ग्लाइकोलाइसिस में तो ऑक्सीजन ऐड नहीं होता और सिट्रिक एसिड साइकिल में भी नहीं होता, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट इनटू इसमें भी नहीं होता, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन आखिर में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो आखिर में इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है उस इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन गेन करता है, तो इसका सही ऑप्शन है बी। हाउ मेनी कार्बन एटम आर फेड इनटू सिट्रिक एसिड साइकिल एज अ रिजल्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट।
अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि हाउ मेनी कार्बन एटम आर फेड इनटू सिट्रिक एसिड साइकिल एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। अब कार्बन एटम कितने हैं देखो, पायरुवेट ऑक्सीडाइज होता है तो एसिटाइल बनता है, एसिटाइल में होते हैं दो कार्बन, सही है ना। तो अब क्या क्या, हाउ मेनी कार्बन एटम के बाद पूछा गया आर फेड इनटू सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड में कितने कार्बन एटम्स आते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ, एक पायरुवेट के ऑक्सीडेशन से तो ऑब्वियसली दो जाते हैं, सही है।